हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो आज हम आपके लिए बायोलॉजी में एक हमारा चैप्टर चल रहा था वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स के लिए, जिसका नाम है जैव अणु। जैव अणु का आज हम आपके लिए पार्ट नंबर 2 लेकर आए, जिसमें बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आज हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, पार्ट नंबर 1 में कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत किया गया था। उसमें कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया था, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हम पूरा फिनिश कर चुके थे। वहाँ पर मोनोसैकेराइड क्या होता है, उसे कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया था, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, उन सभी के उदाहरण सहित वहाँ पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छे पॉइंट हमने आपके एग्जाम्स के लिए बताए हुए जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो एक बार उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद पार्ट नंबर 2 को देखें, जिससे आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। वहाँ पर हमने जैव अणु क्या होता है, जैव अणु को रासायनिक संरचना की दृष्टि के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है, ये भी हमने वहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, और साथ ही साथ बात करेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में जो उदाहरण आते हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलीसैकेराइड से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलें जो भी चीज़ हम आपको बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और को क्लिक कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें इन एग्जाम से संबंधित आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ध्यान रखें, कॉपी और पेन लेकर बैठे, जो भी बताएं उसे नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलें। मेहनत करोगे तभी मेहनत का फल आपको थोड़ा मीठा मिलेगा। तो मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। तो कॉपी और पेन साथ में बैठे तभी वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है। तो देखो, ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब होता है दो से अधिक मोनोसैकेराइड के दो या 10 अणुओं से मिलकर बना होता है। जो ओलिगोसैकेराइड होगा वो 2 से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। उसमें कार्बन के 2 से लेकर 10 अणु आते हैं। कितने आते हैं? 2 से लेकर 10 अणु। जबकि हमने आपको जब मोनोसैकेराइड पढ़ाया हुआ था उसमें बताया था मोनोसैकेराइड जो होता है उसमें 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु आते, 3 से लेकर 7 अणु से मिलकर बना होता है मोनोसैकेराइड। लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड होता है वो 2 से लेकर 10 अणुओं तक मिलकर बना होता है। ठीक है, किसके? मोनोसैकेराइड के। मोनोसैकेराइड के जो इसमें अणु मिलेंगे वो 2 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। 2 से लेकर 10 अणुओं से मिलकर बना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। सैकेराइड का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया। तो सैकेराइड का मतलब होता है एक प्रकार की शर्करा, शुगर। ठीक है, जैसे कि डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है? तो डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। जो डाइसैकेराइड होता है वो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। पूछा जा सकता है आपसे कि डाइसैकेराइड कैसे बनेगा। तो डाई का मतलब क्या होता है? 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर जो बना होता है उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। चलिए उदाहरण आपको बताते हैं। तो डाइसैकेराइड के उदाहरण क्या क्या है? जैसे कि सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो ओलिगोसैकेराइड में आता है, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये डाइसैकेराइड का उदाहरण भी है। डाइसैकेराइड का एक प्रमुख उदाहरण भी है। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। आपको पहले से पता होगा जो सुक्रोज होता है जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। और सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। इसे पादप शर्करा भी कहते हैं। जो सुक्रोज होता है उसे पादप शर्करा यानी प्लांट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये पादपों में पाई जाती है। सुक्रोज जो होता है, जब आपने देखा होगा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसके बाद जब ये संचित होता है तो किसका निर्माण होता है? सुक्रोज बनता है। क्या बनता है? सुक्रोज। तो ये पादप शर्करा प्लांट शुगर भी कहते हैं।
और क्योंकि ये पादपों में पाई जाती है, किस में पाई जाती है? पादपों में। इसे ईख शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज जो होती है वो जो ईख यानी गन्ना होता है उसमें सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है, इसलिए इसे ईख शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईख शर्करा यानी गन्ना शुगर भी कहा जाता है। किसे? सुक्रोज को। ठीक है, तो आप यहाँ से एक पॉइंट अच्छे से याद कर ले, इसे पादप शर्करा भी कहा जाता है, इसे ईख शर्करा कहा जाता है, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H12O6, और यही फॉर्मूला फ्रक्टोज का होता है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो जब जल के साथ इसकी अपक्रिया कराई जाती है, विघटित कराया जाता है, तो ये क्या बनता है? सुक्रोज का निर्माण हो जाता है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे क्योंकि केमिस्ट्री में भी जैव अणु चैप्टर है, तो आप इसी से पढ़ते चलें। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं माल्टोस। माल्टोस क्या होता है? ये भी एक डाइसैकेराइड का उदाहरण है और ओलिगोसैकेराइड में आता है। किस में आता है? ओलिगोसैकेराइड में। तो माल्टोस जो होता है ये ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज के कितने अणुओं से मिलकर बना होता है? 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। जब 2 ग्लूकोज के अणु आपस में मिलेंगे तो माल्टोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? माल्टोज का। ठीक है, किसका निर्माण होता है? माल्टोज का। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि माल्टोज का निर्माण कैसे होता है? तो माल्टोज का निर्माण होता है वो ग्लूकोज के 2 अणुओं से होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से अंकुरित बीजों में पाया जाता है। जो अंकुरित बीज होते हैं, जो अंकुरित बीज होते हैं, हाली यानी अंकुरित बीज जो होते हैं, जो जिस बीज में पौधा निकलता हुआ होता है, शुरुआती जो पौधा होता है उसमें ये पाया जाता है। यह मुख्य रूप से अंकुरित बीजों में पाया जाता है। कौन? माल्टोज। आपसे पूछा जा सकता है कि अंकुरित बीजों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, कौन सा सैकेराइड पाया जाता है, तो आप बता सकते हो माल्टोस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माल्टोस। बहुत ही अच्छे पॉइंट है, एक भी पॉइंट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सभी पॉइंट को नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इस बात को ध्यान रखना सभी लोग। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? तो यह जंतु शर्करा भी कहते हैं इसे जंतु शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि ये जंतुओं में पाई जाती है। लैक्टोज जो होता है वो उसे जंतु शर्करा कहते हैं, एनिमल शुगर कहते हैं क्योंकि ये जंतुओं में पाई जाती है। इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। दुग्ध जो होता है, दूध होता है, उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? आपसे पूछा जाए तो लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? लैक्टोमीटर से। यहाँ से 3 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो लैक्टोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लैक्टोज का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपसे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो लैक्टोज का निर्माण होता है। जब 2 ग्लूकोज के अणु आपस में मिलते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है। जब फ्रक्टोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो सुक्रोज का निर्माण होता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्राइसैकेराइड। अभी क्या बात चल रही थी? ओलिगोसैकेराइड का जो पहला पार्ट था वो डाइसैकेराइड था और दूसरा जो है वो ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड के 3 अणुओं से मिलकर बनाता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और डाई का मतलब 2 होता है। तो डाइसैकेराइड जो होगा वो 2 मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बना होगा, जबकि ट्राइसैकेराइड जो होगा वो मोनोसैकेराइड के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे रेफिनोस है वो किसका उदाहरण है? तो रेफिनोस है वो ट्राइसैकेराइड का उदाहरण है और इसे आप ध्यान में रखें। ट्राइसैकेराइड का क्या उदाहरण है? रेफिनोस। क्या उदाहरण है? रेफिनोस। देखो एक बात ध्यान में रखें, आपको कोई भी चीज बिल्कुल स्किप नहीं करनी है क्योंकि कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी हमने सिलेबस आपको बताया है उसे पूरा आपको फिनिश करना है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना अच्छे से। यदि आपने एक भी चैप्टर को स्किप किया इधर से उधर तो आप समझ लें, क्योंकि पढ़ना पूरा पड़ेगा। ये ना समझे कि इसी चैप्टर से आएगा या इससे आएगा, इससे नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा 12th और 11th का पूरा ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में पास हो सकते हो और तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है 2021 में, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है,
अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? तो पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, मोनोसैकेराइड की अनगिनत, मोनोसैकेराइड की, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी। तो बहुत सारी जब मोनोसैकेराइड मिलेंगे अनगिनत, यानी जिनकी कोई गिनती नहीं, अनगिनत इकाइयों के मिलने से पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। मोनोसैकेराइड की अनगिनत इकाइयों से मिलने से पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। यानी दो बहुत ज़्यादा जब मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे, जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे जिनकी कोई गिनती नहीं, तब वह पॉलीसैकेराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉलीसैकेराइड। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो ये जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जल में ये घुलते नहीं है, स्वादहीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। जल में घुलनशील नहीं होते और स्वादहीन होते, इनका कोई स्वाद नहीं होता है, और एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इसी कारण पॉलीसैकेराइड को शर्करा नहीं कहा जाता है। एक पॉइंट यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा वर्गीकरण है, कौन सा प्रकार है, भाग है जो ये शर्करा का रूप नहीं है, जिसे शर्करा नहीं कहा जा सकता है, नहीं शर्करा कहा जाता है, तो वो आपका पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड को शर्करा यानी शुगर नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, जबकि जो शर्करा होती है, शुगर जो होती है, वो स्वाद में मीठी होती है, ये स्वाद में मीठी नहीं होती है। तो पॉलीसैकेराइड में जो भी आते हैं वो उनको शर्करा नहीं कहा जाता, लेकिन वो एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं मोनोसैकेराइड की 10 से अधिक इकाइयों से अणुओं के आपस में मिलने से। मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक, क्योंकि 2 से लेकर 10 तक क्या बने थे, ओलिगोसैकेराइड, और 10 से जब अधिक मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पॉलीसैकेराइड का निर्माण होगा। कब? जब 10 से अधिक अणु आपस में मिलेंगे। मोनोसैकेराइड के जब 10 से अधिक अणु आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होगा। एक पॉइंट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कि मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ने के लिए, मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ने के लिए किस बंध की आवश्यकता, किस बंध के द्वारा वो जुड़ते हैं? तो वो बंध है ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक बंध जो होता है उसी के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ये एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते, तभी पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड के प्रकार। पॉलीसैकेराइड को 2 प्रकार में बांटा गया है, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। देखो, होमो का मतलब आपको पहले से पता है, होमो का मतलब होता है समान प्रकार के। किस प्रकार के? समान प्रकार के। और हेट्रो का मतलब होता है विषम प्रकार के। हेट्रो का मतलब क्या होता है? विषम प्रकार के। तो होमोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो 2 समान प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं के बहुलीकरण से बने होते हैं। 2 समान प्रकार के मोनोसैकेराइड, यानी कैसे प्रकार के? 2 समान प्रकार के, 2 समान प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं के बहुलीकरण से बने होते हैं, जिन्हें हम होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। और जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड होते हैं वो 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं से मिले होते हैं, जिन्हें हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि 2 समान प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं के बहुलीकरण से बने होते हैं, उन्हें ही हम होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के अणुओं से जब मिलते हैं और 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। इनके उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उदाहरण को ध्यान से सुनना।
होमोपॉलीसेकेराइड के उदाहरण क्या क्या है, तो सेलुलोज है, स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, इसमें काइटिन आता है, डेक्स्ट्रीन आता है और इनुलिन आता है। ये सभी जो उदाहरण है वो आपके किसके, होमोपॉलीसेकेराइड के हैं। जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात की जाए तो पेक्टिन आता है, इसमें सेलुलोज आता है जो पादपों में पाया जाता है, और हेपेरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों के अंदर पाया जाता है, जो रक्त को जमने नहीं देता है। रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने नहीं देता है, वो कौन सा पदार्थ है, तो वो आपका हेपेरिन नाम का पदार्थ है जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आता है। किस में आता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आता है। एक बात है आप लोग ध्यान रखें, ये जितने भी उदाहरण लिखे हुए ये सभी पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। जितने भी ये उदाहरण लिखे हुए हैं जो सभी पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं, उनमें से जब ये विभाजित कर दिया जाए तो एक होमोपॉलीसेकेराइड है और दूसरा हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं मंड, स्टार्च। अब एक एक बात करेंगे सभी पर, मंड, सेलुलोज पर, काइटिन पर, पेक्टिन पर, लिग्निन, इनुलिन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंड क्या होता है, स्टार्च क्या है। तो स्टार्च देखो पादपों में संचित ईंधन का स्रोत है। जो पादप होते हैं, जो हमारे प्लांट होते हैं, उसमें जो भोजन किसके रूप में संचित होता है, यदि आपसे पूछा जाए पादपों में तो भोजन जो होता है वो किसके रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। किसके रूप में होता है संचित, स्टार्च के रूप में, इसलिए पादपों में से संचित ईंधन स्रोत कहा जाता है। और मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कहाँ पाया जाता है, तो ये फलों में होता है, बीजों में और आदि में मिलता है। फल और बीजों में ये पाया जाता है, कौन, मंड, पादपों में। मंड जो होता है वो जल में अविलेय होता है। मंड जो होता है वो जल में अविलेय होता है, यानी ये जल में घुलता नहीं है, जल में अघुलनशील पदार्थ है। मंड जो होता है वो जल में अघुलनशील पदार्थ है, ये जल में घुलता नहीं है। मंड कण जो होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। एक इमाइलोज होता है, एक इमाइलोपेक्टिन होता है। मंड कण जो होते हैं वो दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, एक हमारा इमाइलोज है, दूसरा हमारा इमाइलोपेक्टिन है। केंद्रीय भाग में जो मंड कण होते हैं उनका जो केंद्रीय भाग होता है वो इमाइलोज से मिलकर बना होता है, उसके चारों ओर जो पदार्थ पाया जाता है उसका नाम होता है इमाइलोपेक्टिन। इमाइलोपेक्टिन परसेंटेज में ज़्यादा होता है, जबकि इमाइलोज जो होता है वो कम परसेंट में होता है। इमाइलोज कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि इमाइलोपेक्टिन होता है उसके चारों तरफ पाया जाता है, तो इसकी परसेंटेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 70 से 80% होता है। ठीक है, जब इमाइलोज और इमाइलोपेक्टिन ये दोनों, ये केंद्रीय भाग में पाया जाता है, दूसरा उसके चारों तरफ पाया जाता है, इसी से मिलकर मंड कण का निर्माण होता है। तो मंड कण का निर्माण आपको पता चल गया होगा, इमाइलोज और इमाइलोपेक्टिन से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्च अपघटित होता होगा, स्टार्च है वो अपघटित होता होगा पादपों में, और हमारे शरीर में भी स्टार्च जो हम खाते हैं वो भी अपघटित होता है। तो याद रखें स्टार्च का जो अंतिम उत्पाद बनके तैयार होता है अपघटित होके वो ग्लूकोज होता है। पूछा जाता है कि स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है, अंतिम उत्पाद स्टार्च जब अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो उसका अंतिम उत्पाद क्या बनके तैयार होता है, तो उसका अंतिम उत्पाद जो होता है वो ग्लूकोज बनके तैयार होता है। उससे पहले माल्टोज बनता है, सबसे पहले स्टार्च से माल्टोज बनता है, माल्टोज से फिर ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो स्टार्च अंत में जाके ग्लूकोज में ही टूट जाता है, ग्लूकोज जो होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सब ग्लूकोज में ही बनते हैं। उन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो अपघटित होकर किस में टूट जाते हैं, जब टूटते हैं तो ग्लूकोज का ही निर्माण होता है, वो जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो स्टार्च किस में टूटता है, स्टार्च सबसे पहले माल्टोज में टूटता है, जो माल्टेज एंजाइम की सहायता से, फिर उसके बाद ये ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज बन के तैयार हो जाता है। और स्टार्च को यहाँ पे स्टार्च को माल्टोज में बदलने माल्टेज एंजाइम है, और टाइलिन एंजाइम भी सहायक होता है। कौन सा एंजाइम सहायक होता है, टाइलिन, जो हमारे मुख में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इन्यूलिन, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
बाकी कह जाऊँ अभी कि यह कुछ पौधों के कोशिका रस में मिलता है। जो इनुलिन होता है वो कुछ पादपों में, सभी में नहीं, कुछ पादपों के कोशिका रस यानी सेल शेप में मिलता है। यह फ्रक्टोज का बहुलक होता है। बहुत सारे फ्रक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो इन्युलिन नाम का पदार्थ बनता है। किसमें? पादपों में। यह डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है। डहेलिया एक प्रकार का पादप है, आप इससे परिचित भी होंगे। डहेलिया नाम का एक पादप होता है जिसकी जड़ों में जो पदार्थ मिलता है वो आपका इनुलिन नाम का पदार्थ मिलता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, पूछा जाता है कि डहेलिया की जड़ों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, या इनुलिन नाम का जो पदार्थ है वो किसकी जड़ों में पाया जाता है। तो आप बता सकते हो इनुलिन नाम का जो पदार्थ है वो डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है। किसकी जड़ों में पाया जाता है? डहेलिया की जड़ों में। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट हैं इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सेलुलोज। सेलुलोज से भी एक अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेलुलोज जो होता है वो बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो सेलुलोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज जब बहुत सारे मिलते हैं, ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार की मोनोसेकेराइड है। पहली बात तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ये सभी क्या है? ये सभी जो उदाहरण है वो मोनोसेकेराइड के। और मोनोसेकेराइड जब बहुत सारे मिलेंगे, अनगिनत जब मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तभी हमारा पॉलीसेकेराइड बनता है। तभी हमारा क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड। तो सेलुलोज का आपसे एक लग पूछा जाए, सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है? तो सेलुलोज जो होता है वो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। पादप की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। सेलुलोज जो होता है वो किसकी कोशिका भित्ति का निर्माण करता है? पादप की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। यह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है और पॉलीसेकेराइड भी है। यदि पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है तो वो आपका सेलुलोज ही है, क्योंकि पादप सब बहुत ज्यादा है। पादपों में सभी में क्या पाया जाता है? पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो हमारी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ, उसके साथ साथ पॉलीसेकेराइड आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा वो आपका सेलुलोज ही होता है। कपास के रेशे की बात कर ली जाए केवल, तो कपास के रेशे में 90% सेलुलोज होता है। कपास के जो रेशे होते हैं उसमें 90% क्या पाया जाता है? आपका सेलुलोज पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला पदार्थ है या पॉलीसेकेराइड है वो आपका क्या है? सेलुलोज ही है। तो पादप कोशिका भित्ति आपको पता चल गई होगी किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो भी सेलुलोज से ही मिलती है बनके। ठीक है, बात करते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ये 12 से 18 ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो भी ग्लूकोज के मिलने से ही बनता है। ग्लूकोज के जब बहुत सारे अणु आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज जो होता है वो किसमें चेंज होता है? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज जो होता है वो किसमें चेंज होता है? ग्लाइकोजन में चेंज होता है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में चेंज होता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज होता है यकृत के द्वारा, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताना। ठीक है, यह जंतुओं तथा कवकों में संचित भोजन के रूप में मिलता है। जो ग्लाइकोजन होता है वो जंतुओं में भी पाया जाता है और कवक जो होते हैं, फंजाई जो होते हैं, फफूंदी जो होती है उसमें संचित भोजन के रूप में मिलता है। पूछा जाए आपसे कि जंतु और कवकों में संचित भोजन क्या होता है तो वो आपका ग्लाइकोजन होता है। पादपों की बात की जाए तो वो क्या होता है? मंड होता है। क्या होता है? मंड। जो हमारा स्टार्च होता है वो पादपों में संचित भोजन के रूप में पाया जाता है, भंडार गृह के रूप में पाया जाता है, स्टोर रूम के रूप में पाया जाता है। और उसके बाद यदि बात की जाए जंतुओं और कवकों की तो ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसे जंतुमंड भी कहा जाता है। इसे जंतुमंड के नाम से भी जाना जाता है, एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्लाइकोजन होता है उसे जंतुमंड के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोजन देखो, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, फिर जैसे ही मुझे आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर को जब भी, तो ग्लाइकोजन पुनः फिर ग्लूकोज में टूटता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो पुनः ग्लूकोज में टूटता है और हमको ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना।
बात करते हैं पेक्टिन की। पेक्टिन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यह कोशिका भित्ति की मध्य पटेलिका का मुख्य घटक है। जो कोशिका भित्ति होती है उसमें एक पटेलिका एक भाग होता है जिसे हम मध्य पटेलिका कहते हैं। यदि किसी फल में मध्य पटेलिका है तो यह फल बहुत ही कठोर होता है, और किसी फल में यदि मध्य पटेलिका नष्ट हो चुकी है तो यह फल जो होता है वो बहुत ही मुलायम हो जाता है। वह फल कैसा हो जाता है, बहुत ही मुलायम हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, और हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका जब कोशिका भित्ति पढ़ाई थी तब ये पॉइंट बताया हुआ था कि मध्य पटेलिका यदि किसी फल में पाई जाती है तो यह फल बहुत ही कठोर होता है, और यदि मध्य पटेलिका यदि नष्ट हो जाती है कोशिका भित्ति में तो यह फल बहुत ही मुलायम हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर पादप की मध्य पटेलिका जो होती है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेक्टेज से बनती है। पादप की जो मध्य पटेलिका होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम नाम के दो तत्व होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। तो ये भी कुछ पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काइटिन। काइटिन क्या होता है, तो काइटिन का ये जो पॉइंट है पहला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एन एसिटाइल तथा डी ग्लूकोसाइमिन का बहुलक होता है। जो काइटिन होता है उसका एक लग पूछा जाए आपसे, काइटिन किससे मिलकर बना होता है, या एन एसिटाइल तथा डी ग्लूकोसाइमिन का बहुलक कौन है, तो आप बता सकते हैं काइटिन नाम का पदार्थ होता है जो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। क्या है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड। तो एन एसिटाइल तथा डी ग्लूकोसाइमिन का बहुलक होता है। काइटिन जो होता है वो एन एसिटाइल तथा एन एसिटाइल डी ग्लूकोसाइमिन का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। तो ये पॉइंट आपको न्यू ही मिला होगा, तो इसे नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग हर चीज़ को नोटबुक में नोट डाउन करते हुए हमारे साथ चल रहे होंगे। सभी लोग अच्छे से लिखो और अच्छे से उसे रिवाइज करो, याद करने की कोशिश किया करो, रोज का रोज, डेली के डेली उसे रिवाइज किया करो। ठीक है, इससे कवकों की कोशिका भित्ति तथा कीटों का बाह्य कंकाल बना होता है। काइटिन जो होता है उसका प्रयोग कहाँ पाया जाता है, तो कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है, कवकों की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है वो सभी काइटिन का बना होता है। जितने भी कीट होते हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं ज़्यादातर, और आर्थ्रोपोडा संघ में जो कीट आते हैं उनका जो बाह्य कंकाल होता है, बाहरी जो आवरण होता है वो किसका बना होता है, तो वो काइटिन नाम का पदार्थ का बना होता है। यह सेलुलोज के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज के बाद यह दूसरे नंबर पर देखा जाए कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर है, तो वो आपका काइटिन नाम का पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, काइटिन नाम का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिग्निन। लिग्निन क्या होता है, तो लिग्निन जो होता है वो पॉलीफिनॉल का बहुलक होता है। जब बहुत सारे पॉलीफिनॉल आपस में मिलते हैं तो लिग्निन नाम का पदार्थ बनता है। लिग्निन पाया कहाँ जाता है, तो यह पाया जाता है पादपों में। इस पदार्थ की उपस्थिति में कोशिका भित्ति जो होती है वो और भी मजबूत हो जाती है। यदि कोशिका भित्ति में लिग्निन नाम का पदार्थ यदि है तो वह कोशिका भित्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो इसका मतलब हुआ कि लिग्निन नाम का जो पदार्थ है वो पादपों में पाया जाता है, यानी प्लांट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। यदि आपसे इसका एक लग पूछा जाए तो यह पॉलीफिनॉल का बहुलक होता है, यानी पॉलीफिनॉल जब आपस में मिलते हैं बहुत ज़्यादा तो लिग्निन नाम का पदार्थ बनके तैयार होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज हमने जो कार्बोहाइड्रेट था और उसका ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड दोनों को फिनिश कर दिया है। और अभी हम क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, काइटिन का एक लग का नाम बताओ। काइटिन का एक लग क्या है, काइटिन किससे मिलकर बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, होमोपॉलीसैकेराइड के उदाहरण बताओ। होमोपॉलीसैकेराइड के उदाहरण बताइए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर क्या बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर क्या बनता है, कौन सा सैकेराइड बनके तैयार होता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इन्युलिन किसकी जड़ों में पाया जाता है। यदि इन चारों क्वेश्चन का आंसर जिस किसी ने दिया और पहले दिया उनका नाम हम कल लेकर आएंगे, कमेंट बॉक्स उनके नाम लेकर आएंगे जिन्होंने इसका आंसर सबसे सही और सबसे पहले दिया होगा। उनका
जो कमेंट होगा वो हम लाइक भी करेंगे। तो इन चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अच्छे से, और वीडियो को पूरा आपने देखा होगा तो आप अच्छे से आंसर भी दोगे। एक बात आपसे और बोलना चाहते हैं कि थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि वीडियो यदि आप लोग शेयर करते रहोगे तो हमारा भी मन लगा रहेगा और हम आपके लिए भी लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।